स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। लखनऊ में योगी कैबिनेट ने गुरुवार को 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। प्रदेश में 5 सीट पार्कों की स्थापना का फैसला लिया गया, जिसमें पहला पार्क लखनऊ के अटारी में बनेगा। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में विवाह घरों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना को बधाई देते हुए एक अभिनंदन प्रस्ताव भी आज पारित किया। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर मंत्रियों ने प्रधानमंत्री और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर अभिनंदन प्रस्ताव पास किया। 5 सीट पार्क से 21,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी में हर विधानसभाओं में बनेंगे बारात घर। डेयरी प्लांट्स के आधुनिकीकरण पर 35% मिलेगी सब्सिडी। नागरिक उड्डयन विभाग के संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पास। दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी। अमृत योजना 1 से 7 निकायों के लिए 90 करोड़ रुपए की स्वीकृति। रायबरेली की संडीला में आरसीसीपीएल की सिडबी में सुधार कर्ज को मंजूरी। ग्राम सभाओं की बैठक में खर्चों को प्रोत्साहन देने की नीति को मंजूरी। कुल 10 प्रस्ताव पास हुए और उसके अतिरिक्त एक ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष रूप से एक प्रस्ताव पास किया गया। ऑपरेशन सिंदूर उसके सफल क्रियान्वयन के लिए जो प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष पारित हुआ, सबसे पहला ऑपरेशन सिंदूर पर है। उसके संबंध में हम आपको जानकारी दे दें। ये विषय है ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन पर माननीय प्रधानमंत्री जी एवं भारतीय सेना द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के प्रति उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद एवं जनता की ओर से अभिनंदन प्रस्ताव। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और आतंकवाद के खिलाफ अडिग रुख को प्रदर्शित किया है। मंत्रिपरिषद भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य, साहस और प्रतिबद्धता को नमन करते हुए उनका हृदय से अभिनंदन करती है। राष्ट्र की रक्षा में समर्पित हमारे वीर सैनिकों पर पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद राष्ट्र को यशस्वी नेतृत्व प्रदान करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। संपूर्ण राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। ये ऑपरेशन हमारी शक्ति एवं एकात्मता तथा देश की रक्षा करने के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। लेकिन ये तभी संभव हो पाया है जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय कैबिनेट ने सेना को खुली छूट दी। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में 2000 संशोधन का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष ले गए, जिसे मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं विद्यमान प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि, तकनीकी उच्चीकरण का सूचना तकनीक का उपयुक्त प्रयोग व क्षमता का विकास करते हुए डेयरी सेक्टर के समस्त स्टेक होल्डर्स के लिए अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में एक संशोधन लाए हैं। इसमें प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और छोटे निवेशक भी आएंगे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में इसमें वृद्धि होगी। अभी तक खाद्य प्रसंस्करण में 35% का अनुदान था, छूट थी 5 करोड़ तक। हमारे यहाँ 10% का अधिकतम अनुदान था, 5% हम ब्याज लेते थे, उसमें अनुदान देते थे। अब इसको बढ़ाकर खत्म करके 35% ही कर दिया है। 5 करोड़ का अनुदान पहले देते थे, ब्याज उपादान वगैरह,
अब इसको हम 5 करोड़ ही देंगे। तो नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापना में ये सब बदल कर 10% की जगह पूरा पूंजीगत अनुदान 35% करते हुए 5 करोड़ तक की सुविधा देंगे, जो पहले भी थी। इसके साथ ही कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना को बधाई देने के लिए एक अभिनंदन प्रस्ताव पास किया। सीएम योगी ने कहा कि इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के सामने मजबूती से रखा है। योगी कैबिनेट की ये फैसले उत्तर प्रदेश को विकास, रोजगार और सामाजिक समावेश की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। सीड पार्कों से रोजगार, विवाह घरों से सामाजिक सुविधा और ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का सम्मान, ये सब यूपी की नई तस्वीर को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वहीं अयोध्या में ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता और भारतीय सेना के शौर्य को सम्मान देने के लिए एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। रामनगरी में देशभक्ति की लहर के साथ हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हुए, जिन्होंने सेना के पराक्रम को सलाम किया है। आप भी देखिए। अयोध्या में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य साहस को समर्पित थी। ये यात्रा गांधी पार्क से शुरू होकर रकाबगंज होते हुए चौक तक पहुंची। यात्रा में बीजेपी नेता लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, एनसीसी कैंडिडेट, पूर्व सैनिक और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से रामनगरी गूंज उठी। नगरों में आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जिस प्रकार से हमारे देश के सैनिकों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करने का काम किया है, क्योंकि हमारे देश की यह सोच है कि जिन लोगों ने अपराध किया उन्हीं अपराधियों को समाप्त किया जाए, आतंकवादियों को समाप्त किया जाए, किसी भी निरपराध नागरिक की हत्या न हो। इसलिए आतंकवादी अड्डों को हमारे वीर सैनिकों ने समाप्त करने का काम किया है और जो साहस का परिचय दिया इस देश ने, यहाँ के सैनिकों ने, आज पूरा देश तिरंगा निकालकर उन शहीदों, उन अपने देश के सैनिकों को, वीर सैनिकों को नमन करना। अयोध्या से तिरंगा यात्रा निकल रही है। भारतीय सेना को, उसके शौर्य को सलाम। पूरे देश और दुनिया ने भारत की सेना की ताकत का एहसास किया है। माननीय प्रधानमंत्री को इस शानदार कामयाबी के लिए बधाई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले कर 100 से अधिक आतंकियों को ढेर किया था। इस सफलता ने विश्व मंच पर भारत की ताकत को प्रदर्शित किया। यात्रा में शामिल बीजेपी नेताओं ने कहा कि आयोजन न सिर्फ सेना के बलिदान को सम्मान देता है, बल्कि पाकिस्तान के दुष्प्रचार को बेनकाब करने का प्रयास है। को यही कहना है कि जो लोग हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाएं, वो पक्का है उनका नाबूद किया जाए। जीवन को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से कभी कोई व्यवस्था बने, गड़बड़ हो, तो हमारे देश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक, उनको सदा के लिए खत्म करने की कोशिश करें। अयोध्या की तिरंगा यात्रा ने रामनगरी में देशभक्ति और सेना के प्रति सम्मान की अनूठी मिसाल पेश की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने न केवल आतंकवाद को करारा जवाब दिया, बल्कि भारत की शक्ति और एकता को विश्व पटल पर स्थापित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वहीं गाजियाबाद में भारत पाकिस्तान विवाद के बीच फल व्यापारियों ने तुर्की के समर्थन में पाकिस्तान को मिले समर्थन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। व्यापारियों ने तुर्की के सेब सहित अन्य उत्पादों का बहिष्कार शुरू कर दिया है और लखनऊ में भी तुर्की और पाकिस्तान का विरोध देखने को मिला है। पाकिस्तान से यारी तुर्की को पड़ेगी भारी।
पाक प्रेम में तुर्की ने भारत से की गद्दारी। भारत के बाइकॉट से तुर्की की शुरू हुई बर्बादी। तुर्की तो बड़ा ही दगाबाज निकला। साल 2023 में आए भीषण भूकंप के बाद जिस देश की मदद ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत सामग्री भेजकर की थी, उसने आतंकियों के मुल्क पाकिस्तान का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त समुद्री जहाज और हरकुलिस विमान के जरिए पाकिस्तान को मदद पहुंचाने की चर्चा हर तरफ हो रही है। अब सीज फायर के बाद पाकिस्तान के इस दोस्त के खिलाफ भारत में विरोध शुरू हो गया है और बाइकॉट तुर्की मुहिम जोर पकड़ने लगी है। भारतीय व्यापारी टर्किश सेव का बहिष्कार कर रहे हैं। भारतीय तुर्की की यात्रा का बहिष्कार कर रहे हैं। तुर्की की फ्लाइट और होटल बुकिंग कैंसिल हो रही है। जेएनयू ने तुर्की की यूनिवर्सिटी संग अपना समझौता स्थगित कर दिया है। जेएनयू में तुर्की नहीं पढ़ाई जाएगी। उदयपुर के व्यापारियों ने किया टर्की से मार्बल आयात नहीं करने का ऐलान। तुर्की की तरफ से पाकिस्तान के खुले समर्थन के बाद गाजियाबाद के साहिबाबाद सब्जी मंडी के फल व्यापारियों ने तुर्की से आयातित सेवों का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद स्थानीय बाजारों से तुर्की के सेव पूरी तरह गायब हो गए हैं। व्यापारियों को इस निर्णय में स्थानीय नागरिकों का भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। देखिए, तुर्की का हमने फ्रूट्स का जो हम उससे व्यापार करते थे, हमने उसका बहिष्कार किया है और रीजन उसका ये है कि जैसे उसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, यानी कि उसने आतंकवाद का सपोर्ट किया है। हमारी कोई तुर्की से कोई है नहीं, लेकिन जो भी हमारे देश के खिलाफ हथियार इस्तेमाल हो रहा था वो तुर्की का हो रहा था, जो हमें मीडिया के माध्यम से पता चला। तो हम उसका फुलजोर विरोध करते हैं और कोई भी उससे व्यापार करने का हम नहीं करेंगे। उससे किसी भी तरीके का कोई व्यापार नहीं करेंगे। 1100 करोड़ का व्यापार होता है फ्रूट का तुर्की से इंडिया का, तो हम उसका जो है फुलजोर तरीके से विरोध करेंगे। बहिष्कार इसलिए है क्योंकि टर्की ने सीधे सीधे पाकिस्तान का सपोर्ट किया, जिन्होंने हमारे पहलगाम में हमारे देशवासी मासूम देशवासियों का कत्लेआम किया, और जो आतंकवाद का समर्थन करेगा हम उसका बायकॉट करेंगे। अब ये भी जान लीजिए कि भारत के बाइकॉट तुर्की अभियान से तुर्की पर कितना असर पड़ेगा। तुर्की की सरकार ने 2025 में भारतीय टूरिज्म से $300 मिलियन तक की इनकम करने की उम्मीद की थी। अगर बहिष्कार लंबे समय तक चला तो अनुमान है कि 150 से $200 मिलियन तक का नुकसान हो सकता है। वहीं टूरिज्म सेक्टर से जुड़े होटल, ट्रांसपोर्ट गाइड्स को मिलाकर नुकसान 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। भारत की ओर से तुर्की से कई वस्तु आयात किए जाते हैं, जैसे नमक और प्लास्टरिंग सामग्री, खनिज ईंधन और तेल, परमाणु रिएक्टर और पुर्जे। काबिले गौर है कि तुर्की ने न सिर्फ भारत के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को 350 से ज्यादा ड्रोन भेजे, बल्कि उन्हें चलाने के लिए अपने मिलिट्री ऑपरेटर्स के जरिए भी मदद की। ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की उन देशों में शामिल था जिसने खुले तौर पर पाकिस्तान की मदद की और समर्थन किया। जहां एक तरफ तुर्की की अर्थव्यवस्था आंतरिक कमजोरियों से जूझ रही है, तो वहीं भारत में उठ रही बाइकॉट की आवाज वैश्विक मंच पर भी उसकी प्रतिष्ठा, व्यापार और निवेश को चोट पहुंचा रही है। तुर्की का ये कदम उसके लिए आर्थिक रूप से आत्मघाती कदम भी साबित हो सकता है। सूर्या समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार और लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। और वहीं मुरादाबाद में नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे युद्ध संग्रहालय में भारतीय सेना और नायकों की शौर्य गाथाएं जीवंत होंगी। कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 25 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस संग्रहालय में 1947 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की वीर गाथाएं प्रदर्शित की जाएंगी। मुरादाबाद की नगर निगम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की थीम पर एक अनूठा
युद्ध संग्रहालय तैयार कर रहा है। 25 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस संग्रहालय में कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कारगिल विजय स्मारक और कैप्टन विजयन थापर का स्मारक भी शामिल है। इसका उद्घाटन 4 जुलाई को होगा। संग्रहालय में 1947 के भारत पाक युद्ध से लेकर 1971 युद्ध, कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई आतंकी हमले और हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर तक की वीर गाथाएं प्रदर्शित की जाएंगी। भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को दर्शाने के लिए विशेष गैलरी बनाई जा रही है। इस संग्रहालय में राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की वीरता को भी विशेष स्थान दिया गया है। उनके युद्ध कौशल और देशभक्तों की मूर्तियों, चित्रों और डिजिटल प्रदर्शनी के जरिए जीवंत किया जाएगा। 26/11 के आतंकी हमले का स्मारक भी बनाया गया है, जो शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि देगा। मुरादाबाद नगर निगम के आयुक्त ने बताया कि ये संग्रहालय युवाओं में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना जगाएगा। संग्रहालय में इंटरैक्टिव प्रदर्शन, वृत्तचित्र और शहीदों की कहानियों को डिजिटल तकनीक से प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा बीते 1 वर्ष में कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कारगिल विजय स्मारक, कैप्टन विजयन थापर का स्मारक, साथ ही पूरा एक समेकित रूप में दिखाने के लिए हमारे द्वारा वॉर म्यूजियम बनाया जा रहा है, जो करीब 25 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये 4 जुलाई को इसका उद्घाटन होना है। इसमें सन 47 से लेके पुलवामा अटैक तक की हमारी योजना थी। ऑपरेशन सिंदूर को भी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। साथ ही राष्ट्र गौरव स्मारक के रूप में हमने महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जी की उपलब्धियों को दिखाते हुए इसका निर्माण किया है। 26/11 का भी स्मारक बनाया है। कुल मिलाकर नगर निगम मुरादाबाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की थीम पर लगातार काम कर रहा है। मुरादाबाद का ये युद्ध संग्रहालय भारतीय सेना और ऐतिहासिक नायकों के शौर्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक शानदार प्रयास है। कारगिल विजय स्मारक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों को शामिल कर ये संग्रहालय राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनेगा। मुरादाबाद अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और शौर्य का संगम बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता ने भारतीय सेना के शौर्य को देश दुनिया में गूंजा दिया। इस गौरवमयी पल को और खास बनाते हुए अयोध्या से महिला जिला अस्पताल में जन्मे नवजात बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया, जो सेना के बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक बन गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया। इस अभूतपूर्व सफलता ने विश्व मंच पर भारत की सैन्य ताकत को बताया। इस गौरव को सलाम करने के लिए अयोध्या के महिला जिला अस्पताल में जन्मे 5 नवजात बच्चों का नाम माता पिता ने सिंदूर रखा। इनमें से एक दंपति ने अपने बेटे का नाम सिंदूर रखकर सेना के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। ये 7 मई को जो है भारतीय सेना द्वारा जो है सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था और उसी दिन जो है माता रानी के आशीर्वाद, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से हमको लड़का जो है पैदा हुआ और उसी खुशी में हमने अपने लड़के का नाम जो है सिंदूर रखा। कितनी खुशी है कि बेटे के नाम सिंदूर खुद रख सकते हैं? बहुत खुशी है, बहुत ही ज्यादा खुशी है। और हम लोग सोच ही रहे थे कि बेटा होगा या बेटी होगी तो नाम जो है सिंदूर ही रखेंगे। ये घर से हम लोग सोच निकले थे, जब हॉस्पिटल गए। आगे क्या विचार है बेटा जब बड़ा? आगे ये विचार है कि हम इसको पढ़ा लिखा के अच्छी तरीके से भारतीय सेना में जो है इसको भर्ती कराएंगे और ये हमारे देश की बहन बेटियों के सिंदूर की रक्षा करेगा, भारत की रक्षा करेगा। मैं 7 तारीख को अस्पताल गई थी। उसी दिन मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने सोचा मैं अपने बेटे के नाम सिंदूर रखूंगी। जो भारत सिंदूर ऑपरेशन चलाया था तो उसी दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था। मैंने सोचा मैं अपने बेटे का नाम सिंदूर रखूंगी और बड़ा होकर इसे पढ़ा लिखा कर सेना में भर्ती कराऊंगी और माँ बहन बेटियों सिंदूर की रक्षा करें। ये भावना सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रही। यूपी के कुशीनगर में भी 9 और 10 मई को मेडिकल कॉलेज में जन्मी 17 नवजात बच्चियों का नाम सिंदूर रखा गया। अयोध्या में तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारों के साथ
सेना के शौर्य को सलाम किया। ये नामकरण न केवल सैनिकों के प्रति सम्मान है, बल्कि उन बहनों के प्रति भी एकजुटता का प्रतीक है जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने पतियों को खोया। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज ने न सिर्फ आतंकवाद को जवाब दिया, बल्कि रामनगरी अयोध्या से लेकर कुशीनगर तक देशभक्ति की नई लहर पैदा कर दी। नवजातों का नाम सिंदूर रखकर माता पिता ने सेना के बलिदान को अमर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर लखनऊ से, जहां के किसान पथ पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जब एक डबल डेकर बस में भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 बच्चों और 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। लखनऊ के किसान पथ पर मोहनलालगंज के पास एक प्राइवेट डबल डेकर बस में भीषण आग लग गई। ये बस बेगूसराय, बिहार से दिल्ली जा रही थी। बस में 60 से 80 यात्री सवार थे जो हादसे के वक्त सो रहे थे। आग शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी बस को लपटों ने घेर लिया। आग की लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी। ड्राइवर और कंडक्टर कथित तौर पर बस से कूदकर भाग गए। इस दुर्घटना में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। ये सभी बिहार के रहने वाले थे। बागपत में रजिस्टर्ड है ये बस। इसका परमिट भी 2023 से फेल था और उसमें अचानक आग लग गई। उसका जो इमरजेंसी ड्यूटी है मिल नहीं पाई। इसमें 5 लोगों का ध्यान देने की खबर है। हादसे के दौरान आपातकालीन निकास जाम होने और ड्राइवर के पास अतिरिक्त सीट होने से यात्रियों को बाहर निकालने में दिक्कत हुई। स्थानीय लोगों ने खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को बचाने की कोशिश की। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने घायलों को तत्काल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराने और उनके समुचित इलाज के निर्देश दिए। साथ ही राहत कार्यों में तेजी लाने को कहा। किसान पथ पर हुए इस भीषण हादसे ने लखनऊ को झकझोर कर रख दिया। फंसे यात्रियों की चीखें और आग की लपटों का मंजर हर किसी का दिल दहला रहा है। भागे हुए ड्राइवर और कंडक्टर, बस की 2023 से समाप्त परमिट और जाम आपातकालीन निकास ने सुरक्षा खामियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी है, जबकि सीएम योगी के त्वरित निर्देशों से प्रभावितों को सहायता मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।